इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। मुंबई वापसी रेशमा देखती है कि युवान गाड़ी बेंगलोर से बाहर को ले आया था। वो उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं युवान, मगर उसके कुछ भी जवाब ना देने पर अब रेशमा भी खामोश हो गई। जैसे ही गाड़ी मुंबई की तरफ आती है, रेशमा को अपना यतीत याद आने लगता है। उसके मन में बेचैनी सी होने लगती है। कुछ घंटों के बाद गाड़ी एक घर के आगे रुकती है। उस घर को देखते ही रेशमा को आश्चर्य होता है। ये तो युवान गाड़ी से उतरते हुए कहता है, तुम्हारा ही तो है, ऐसे क्यों देख रही हो। इस पर विचलित होकर रेशमा कहती है, पर इसे तो मैंने बेच दिया था। युवान उसे कहता है, और मैंने खरीद लिया तुम्हारे लिए। जानता हूँ कि ये घर सिर्फ एक मकान नहीं है, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी है। ये तुम्हारा बचपन, तुम्हारी यादें, तुम्हारे माँ बाप। युवान के मुंह से ये सब सुनते सुनते वो घर में बिताए लम्हों को याद करती है। उसकी और आंचल की बातें, उसकी शरारतें, पापा की डांट, आंचल की शादी, खुद रेशमा की भी तो शादी इसी घर से हो रही थी। मगर एक एक कर तकदीर ने उससे कितना कुछ छीन लिया था। अब उसके जीने की एकमात्र वजह थी उसकी आंचल दी की आखिरी निशानी आसी। उदासी के भाव उसके चेहरे पर पुनः आ जाते हैं। युवान फिर एकदम से बोलता है, ये घर मैंने तभी ले लिया था, सोचा था कि किसी खास मौके पर मैं ये तुम्हें सौंप दूंगा, पर आज मुझे लगा कि आज तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रेशमा उसे थैंक्स बोलती है और सोचती है कि कुछ लोग बिन कहे ही कितना कुछ समझ जाते हैं, और एक आकाश है जो पता नहीं खुद को सजा दे रहा है या मुझे। कभी कभी तो कितने उलझ जाते हैं ये रिश्ते। युवान, तुमने मेरा साथ हमेशा दिया है। मैं जब भी अकेली हुई, सिर्फ दोस्ती का ही तो रिश्ता है हमारा। पर तुमने हमेशा अपनों से बढ़ कर इनको निभाया है। युवान अपने मन में सोचता है कि मैं जानता तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, पर यकीन मानो तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आज तो मेरे पास फैमिली भी नहीं है, एक पापा ही तो थे मेरे लिए। तभी आसिक कहती, ओफो, अब यही खड़ा होना है क्या। मम्मा, ये घर किसका है, अब हम यहाँ रहेंगे। दोनों मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ। घर के अंदर जाने पर रेशमा देखती है, घर वैसे का वैसा कुछ भी तो नहीं बदला था। युवान ने सब कुछ वैसे का वैसा ही रखवा रखा था। युवान अब उसे कहता है, मुझे पता था तुम एक दिन यहाँ जरूर आओगी, इसलिए अक्सर सफाई करवा देता था। थोड़ी ही देर बाद एक लड़का वहाँ आता है और युवान को नमस्कार कहता है। तब युवान रेशमा से उसका परिचय कराते हुए कहता है, रेशमा, ये बिल्लू है, घर यही संभालता था। जानती हो, ये हमेशा तुमसे मिलने की इच्छा रखता था। जब भी मैं इसे तुम्हारे बारे में बताता था, बिल्लू, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, लो मिल लो रेशमा से। बिल्लू इस पर कहता है, जी साहब, माता सीता का रूप लगती है दीदी तो। रेशमा उदास होती है तो युवान कहता है, ये बंदा काम अच्छा करता है पर बात बहुत करता है। बिल्लू, तुम जाओ और खाने का बंदोबस्त करो। सिर हिलाता बिल्लू चला जाता है तो आसी भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहती है, बिल्लू भैया, आपको खाना बनाना आता है। बिल्लू इस पर कहता है, हाँ, और आज तो हम स्पेशल खाना बनाएंगे आसी बेबी के लिए। आसी हंसने लगती है। रेशमा युवान से कहते, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ युवान, ये घर अब मेरा नहीं है, पहले ही तुमने बहुत किया है मेरे लिए। इस वक्त आसी और मेरे आत्मसम्मान के अलावा कुछ है नहीं मेरे पास। जो जमा पूंजी है, इसमें इस मकान की पूरी कीमत नहीं होगी, और आसी के भविष्य के लिए इस समय मैं मकान खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस पर युवान कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोना चाहती, पर ये पेपर रख लो। वो उसे जमीन के कागजात देता है तो रेशमा कहती है, तुम जानते हो कि मैं ये नहीं ले सकती। युवान बोल दिया, तुमने अब सुनो। रेशमा उसकी ओर देखती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं या तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे इतना पागल समझ कर रखा है क्या। अरे मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ, कोई भी सौदा घाटे का नहीं करता। जो किराया तुम बाहर दोगे वो मुझे हर महीने जो भी किराया लगता है दे देना। मकान की किस्त समझ कर, कीमत पूरी होने पर मकान तुम्हारा, ना कोई एहसान ना कोई नुकसान। रेशमा मुस्कुराकर थैंक्स बोलती, फिर जैसे कुछ याद आता है वो कहती है, युवान, अधिराज सर, क्या उन्हें पता है
अधिराज का नाम सुनते ही युवान सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो इसकी, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाली औरत कामिनी उसके घर आती है। कामिनी एक तेज और चतुर औरत है। उसके नाक और कान दोनों बड़े थे। मतलब मोहल्ले में किसी के घर में क्या स्पेशल बना है इसकी खुशबू उसकी नाक तक, और किसी के घर में क्या हो रहा है इसकी खबर उसके कानों तक पहुंच ही जाती थी। मिर्च मसाला लगाकर बातों को खींचना और उसका बवाल मचाना उसकी आदत में शुमार था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर बात पे वो कहती है, नाम है मेरा कामिनी, करती हमेशा मन की। कामिनी चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए अपनी आवाज़ में शहद घोलती हुई रेशमा से कहती है, हेलो जी, मैं कामिनी, मैंने सुना है कि इस घर में कोई आया तो चली आई देखने। वो क्या है ना, इस घर में किसी परिवार को आते जाते नहीं देखा ना। मैं आपके घर के पास ही रहती हूँ, यही 2 घर छोड़कर मकान है मेरा। रेशमा कहती, मैं रेशमा, हम आज ही यहाँ आए हैं, पहले इसी घर में रहती थी मैं। आप इस मोहल्ले में नई हैं शायद। कामिनी इस पर कहती है, 4 साल हो गए, बस तब से इस मोहल्ले और यहाँ के लोगों को अपना लिया है मैंने। कोई भी काम हो कामिनी को याद करना यूँ हो जाएगा, नाम है मेरा कामिनी, करती हमेशा मन की। रेशमा जी शुक्रिया मुस्कुराते हुए। तब तक आसी आ जाती है और कहती है, वाह मम्मा, दिस हाउस इज़ अमेजिंग। छत भी कितनी बड़ी है, पर मम्मा मैं यहाँ से स्कूल कैसे जाऊँगी, वो तो बहुत दूर पड़ेगा। कामिनी आसी की तरफ कुटिल नज़र से देखते हुए कहती है, हे, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। फिर आसी सो पूछती है, बिटिया क्या नाम है आपका? आसी बड़े प्यार से कहती है, आसी। कामिनी उसके गाल पर हाथ फिराते हुए कहती, अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है, किसने रखा? पापा ने रखा होगा। आसी हैरानी से कहती, पापा? पर मेरे तो कोई पापा नहीं है। मम्मा, क्या मेरे भी पापा हैं? रेशमा आसी को कहती, आसी तुम अंदर जाओ और अपने खिलौने निकाल लो। आसी इस पर कहते, पर मम्मा, किसु कह रही थी मम्मा कि शादी जिससे होती है उसे पापा बोलते हैं, क्या आपकी भी शादी हो गई? मेरे भी पापा हैं। रेशमा गुस्से में बोलती, आसी अंदर जाओ वरना मम्मा नाराज हो जाएगी। आसी अपनी आंखों में आंसू ले अंदर चली जाती है तो कामिनी कहती, मेरे ख्याल में से मुझे भी चलना चाहिए। उसके जाने के बाद रेशमा रोने लगती, पर तभी उससे मिलने उसके घर के सामने रहने वाली सालू आ जाती है, जिसे वो भाभी कहती थी। सालू रेशमा को देखकर बहुत खुश होती है। रेशमा भी सालू से इतने समय के बाद मिलने पर खुश होती है। सालू से कहती है, रेशमा, कितने समय बाद तुमको देख रही हूँ। मुझे तो लगता था कि पता नहीं तुमसे कभी मिलना भी होगा या नहीं, तुम्हारा नंबर भी तो नहीं था मेरे पास। रेशमा इस पर कहती है, जी भाभी, मैंने भी आपको याद किया। यहाँ की यादें तो हमेशा ही मेरे साथ थी। मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि मैं यहाँ कभी आ भी पाऊँगी। पर देखो ना, कितना कुछ बदल गया है यहाँ इन 4 सालों में। पहले तो इतने घर भी नहीं थे, 3-4 मकान ही तो बने थे। अब तो ऐसा लगता है जैसे 4 साल नहीं बल्कि सदियाँ गुजर गई हो। सालू इस पर थोड़ा गंभीर होते हुए कहती है, हाँ, मगर अब वो लोग भी कहाँ। जब से ये कामिनी यहाँ आई है सब बदल गया। वैसे ये कामिनी तुमसे क्यों मिलने आई थी? रेशमा असहजता से कहती, ऐसे ही मिलने आई थी। कह रही थी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, पर मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। सालू उत्सुकता से कहते, थोड़ी? मैं तो कहती हूँ इससे बच के रहना, बहुत शातिर औरत है। कितने लोग इससे परेशान होकर ये मोहल्ला छोड़कर गए हैं। रेशमा हैरानी से पूछती है, पर क्यों? सालू से सावधान करते हुए कहती है, क्योंकि ये है ही ऐसी। तुम यहाँ हो ना, सब पता चल जाएगा। बस तुम सतर्क रहना। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी, रात भी हो गई है। रेशमा इस पर कहती, ओके बाय भाभी। अब रेशमा सोचती है, पता नहीं कहाँ ले जाएगी मेरी किस्मत मुझे। मैंने सही तो किया ना वहाँ से आकर। फिर उसे आकाश का रूखापन याद आता है तो वो कहती, आकाश, मैं तुमसे दूर रहकर तुम्हारी यादों के सहारे जी सकती हूँ, पर तुम्हारी बेरुखी के साथ नहीं। तुम सामने नहीं हो तो क्या सलामत, मेरे लिए यही काफ़ी है। और फिर मैं नहीं जानती कि तुम आसी को अपना भी पाते या नहीं, जिसे खुद उसके पिता ने। मगर आज जो प्रश्न उसने उठाया वो आगे भी पूछ सकती है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसके सवाल भी उसके साथ ही बड़े होंगे। मुझे कुछ तो सोचना होगा। उधर आकाश घर आकर
काफ़ी दुखी होता है और सोचता है कि किस पर विश्वास करूं, जो अपनी आंखों से देखा या जो दिल कहता है। जो भी हो, मैंने युवान के साथ ठीक नहीं किया। मैंने क्यों सोचा कि युवान और रेशमा की शादी हो चुकी है, और क्यों कहा मैंने युवान से ऐसा। मुझे एक बार रेशमा से ही पूछ लेना था, पर अब मैंने उसे दोबारा खो दिया। आकाश याद करता है कि वो शाम को ही ऑफिस से पता करता है कि तो उसे पता चलता है कि रेशमा कंपनी के दिए घर में रहती थी। वो वहाँ तक जाता है तो उसे सिर्फ देशना मिलते और देशना उसे बताते कि रेशमा जा चुकी है। कहाँ गई है ये उसे भी नहीं पता, और वो चाबी आकाश को ही दे देती है। मुझे एक मौका भी नहीं मिला सच्चाई जानने का और बताने का। बहुत देर कर दी मैंने। क्या मैं कभी तुमसे मिल पाऊंगा रेशमा? उधर रेशमा सोचती है, क्या हमारी दोबारा मुलाकात होगी आकाश? युवा रेशमा के सामने से बच रहा था, आ भी रहा था तो सिर्फ किसी काम की बात को लेकर। उसे डर था कि कहीं रेशमा फिर से उसके डैड के बारे में ना पूछ ले। अगले दिन सुबह कामिनी आस पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर रेशमा के बारे में बात करती है। तभी अधिराज जी अपनी गाड़ी में पीछे बैठे हुए वहाँ आते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए वहाँ मोड़ पर ही रुक जाते हैं। अधिराज जी सोचते हैं कि मुझे पता है बेटा, तुम यहीं मिलोगे। कल तुम्हें मैं गलत लग रहा था, पर बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। दुनिया का तजुर्बा मुझे तुमसे ज़्यादा है। किस किस को जवाब दोगे तुम? जब ये दुनिया तुम्हारे और उस लड़की के रिश्ते पर सवाल उठाएगी, तब उन्हें जवाब दोगे या भाग जाओगे? कब तक और किस किस से भागते फिरोगी तुम? उधर औरतें रेशमा के घर के बाहर शोर मचाती कामिनी के इशारों पर बिमला और औरतों से कहती हैं, राम राम, क्या जमाना आ गया। अरे बहनों, ये देखो, हमारी रात काली करके खुद आराम फरमा रही हैं। जरा भी शर्मलाज नहीं बची। रेशमा रात देर से सोने की वजह से अभी तक सोई हुई थी। ऊपर से इतने समय बाद इस घर में सोई थी तो सुकून था सा था एक। पर बाहर के शोर से वो अपनी आंख खोलती युवान जल्दी उठ गया था और नहाने गया था। औरतें रेशमा को आवाज़ लगाती हैं। शालू बिमला से कहती है, क्या बात है बिमला आंटी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं, और आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? बिमला इस पे तंज कसते हुए कहती है, लो सुन लो बहनों, पड़ोस में क्या हो रहा है इन्हें कुछ खबर भी नहीं है। और सालू जी, हमें पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, पर ये मोहल्ला बहू बेटियों का है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कामिनी सालू को कहती है, हम सभी देखो शालू, हम सभी जानते हैं कि लोगों की नज़र में अच्छे बनने का, दिखावा करने का भूत हमेशा तुम पर रहता है और मदद करती फिरती हो, मगर इस समय तुम इस सब से दूर ही रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। सालू कामिनी को देखकर कहती, ओहो, तो ये आपका किया है। मैं तो आपको कल रेशमा के घर देखकर ही समझ गई थी कि अब फिर से आपको कोई ना कोई नया तमाशा मिल ही गया होगा। थकती नहीं है क्या आप अपनी हरकतों से? कामिनी कुछ कहने ही वाली होती कि रेशमा दरवाज़ा खोलती है तो अपने घर के बाहर इतने लोगों को देखकर कहती, आप लोग यहाँ सब ठीक तो है? निर्मला, कुछ ठीक नहीं है, और ठीक तो हम करने ही आए हैं। हमें अच्छी तरह से पता है तुम्हारी बेटी को अपने बाप का नाम नहीं पता। इससे साफ पता चलता है कि तुम बिन शादी के ही माँ बन गई, और अब यहाँ एक लड़के के साथ बिना शादी यहाँ रहने चली आई। देखो, ये भले ही मुंबई शहर हो, पर ये शरीफों का मोहल्ला है, और हमारे मोहल्ले में कोई गंदगी फैलाने आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों बहनों? साथ आई औरतें हाँ हाँ में चिल्लाने लगती हैं। रेशमा बीच में चिल्लाती, खबरदार, जो एक और गंदा लफ्ज़ भी अपनी जुबान से निकाला तो जुबान निकाल कर हाथ में रख देंगे। निर्मला थोड़े पीछे खिसकती है। बिमला जी इस पर कहते हैं, वाह जी, खुद कांड करो और फिर धौंस दिखाओ। अरे भाइयों, आप लोग क्यों नहीं बोलते? कल हमारी बहू बेटियाँ भी बिगड़ सकती हैं। कामिनी इस तरह के तमाशे से खुश हो जाती रही थी। वो इस पर कहती है कि अरे, या तो उस बच्ची के बाप का नाम और उस आदमी से अपना रिश्ता बता दो, या ये मोहल्ले छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। शालू हैरानी से कहती, बच्ची? बिमला इस पर कहती, ये ऐसे नहीं मानेगी। अरे देख क्या रहे हो, सामान निकाल कर बाहर फेंको। सब हाँ हाँ चिल्लाते हैं। रेशमा हैरानी से सबको देखती है। इतने में आसी रेशमा के पास आती, मम्मा यहाँ क्या हो रहा? रेशमा, कुछ नहीं बेटा, आप अंदर जाओ। आसी वहाँ लोगों को देखकर कहते, मम्मा आप मुझे कुछ नहीं बताते, अब कल भी आप गुस्सा हो गए थे। रेशमा घुटनों के बल बैठ जाती और आसी को गले लगाती, फिर कहते, बेटा आपको मम्मा पर भरोसा है ना?
आसी रेशमा को देखते हुए कहती, हाँ मम्मा। रेशमा फिर बोलती, और मम्मा से प्यार? आसी रेशमा के गाल पर किस करते हुए कहती, बहुत सारा। रेशमा फिर कहती, तो बेटा नो मोर क्वेश्चंस, मम्मा आराम से सब बताएगी। आसी इस पर सिर हिलाकर कहती, ओके मम्मा। रेशमा उसे इस पर कहती है, तो बेटा आप अंदर जाओ। आसी अंदर चली जाती है। शोर शराबे की आवाज़ युवान के कानों तक पहुंच जाती है। युवान जल्दी से शर्ट पहनकर बाहर आता है। सालू आसी को जाता देख रेशमा से कहती, ये इसकी शक्ल तो आंचल दीदी से मिलती है। वो खुश होकर पूछती, ये आंचल की मुन्नी है? रेशमा अपनी आंखों में आंसू लिए हुए सालू की तरफ हाँ में सर हिलाती है। कामिनी कहती, बस बस, ये अपना ड्रामा ना ही कहीं और दिखाना। वो रेशमा का हाथ पकड़ने वाली होती कि युवान बीच में आ जाता है और कहता है, बस आप लोगों को जो कहना है वो मुझसे कहो। निर्मला इस पर कहती, ये देखो आ गया दीवाना। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से बड़े शहर बदनाम होते हैं, पर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। रेशमा निर्मला की तरफ देखती है तो वो फिर पीछे होती है। फिर धीरे से बोलती है, अरे हम तो यही जानना चाहते हैं कि क्या लगता है ये तुम्हारा। कामिनी इस पर कहती है, अरे निम्मो तू क्यों डर रही है? तूने कुछ गलत थोड़ी कहा है। आज ये बहू रानी बोल रही है इसके बचाव में, कल को इसके जैसा पूरे मोहल्ला बनेगा। तभी संतोषी जी की वहाँ बूढ़ी सी वो कहती है, चुप रहो तुम लोग, अभी मैं जिंदा हूँ क्या? चौल जैसा माहौल बना रखा है तुम लोगों ने। चलो सब अपने अपने काम करो। और रेशमा बिटिया तुम भी अंदर जाओ। विमला इस पे कहते, माफ़ करना काकी, पर इस सवाल का जवाब लिए बिना हम नहीं जानने वाले कि ये लड़का इस लड़की का क्या लगता है। क्यों बहनों? सभी एक स्वर में बोलते हैं, हाँ हाँ हम नहीं जाएंगे। युवान की नज़र अधराज की कार की तरफ जाती है तो वो मन में सोचता, ओह तो ये सब आपका किया है। आप इस कदर गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अब अधिराज और युवान कल के बारे में सोचते हैं। फ्लैशबैक। आकाश के केबिन से बाहर निकलकर युवान काफ़ी गुस्से में और परेशान था। वो सीधा अपने पिता के पास जाता है। युवान अधिराज से कहता है, पापा मुझे पता चल गया है कि रेशमा ने रिजाइन क्यों दिया सॉरी दोस्तों। वो आकाश की बेरुखी नहीं सह सकी। अधिराज हैरानी से पूछते हैं, आकाश? युवान अब बोलता है, हाँ आकाश। फिर वो आकाश और रेशमा की प्रेम कहानी के बारे में बताता है। अधिराज जी सारी बात सुनकर गंभीर हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो रेशमा को अपनी बहू के रूप में सोचते थे, पर अब जब उन्हें ये पता चलता है कि रेशमा का अतीत एक बार फिर वर्तमान बनकर उनके सामने आ गया है, तो उन्हें लगता है कि युवान को रेशमा के पीछे जाने से सिवाय दर्द और के कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेचारी रेशमा, चलो अच्छा ही सोचा उसने वो यहाँ से चली गई, वरना कितना कुछ सहन करती। युवान इस पर कहता है, पापा रेशमा अकेली, मैं उसके पास जा रहा हूँ उसे घर लाने। अधराज चिंतित होकर कहते, तुम पागल हो क्या? देखो तुम इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ दो और फिर हम कर ही क्या सकते हैं। युवान हैरान होते हुए बोलता है, पापा आप समझे नहीं। मैंने कहा रेशमा के लिए उसे इस वक्त किसी के साथ की ज़रूरत है, किसी अपने की जो उसे समझ सके। अधिराज इस पर थोड़ा सख्त होते हुए कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे समझ सकते हो? तुम वो अपने हो। युवान उनकी बात सुनकर बस इतना ही कह पाता है, पापा। वो अधिराज उसकी खामोशी देखकर आगे बोलते हैं कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या मिलेगा तुम्हें? युवान अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुन उन्हें कहता है, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो हमेशा रेशमा को अपनी बेटी समझा था। आज जब आपको एक पिता का फर्ज निभाते हुए उसे सहारा देना चाहिए तो आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। आपने तो हमेशा उसकी मदद की। अधिराज इस पर उसे बोलते हैं, बेटा मदद उतनी ही करनी चाहिए जितनी जायज़ हो। जब खुद के बेटे को उसके लिए पागल देखा हमने तो हमें एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। अरे तुम्हें हमने हर सुख सुविधा दी, इसलिए नहीं कि तुम उसे उससे 2 टके की लड़की पर सब कुछ कुर्बान कर दो। युवान हैरानी से उन्हें देखता हुआ कहता है, पापा। अदराज इस पर बोलते हैं, तुम्हें हैरानी क्यों हो रही है बेटा? तुमने हमसे बिना पूछे मुंबई वाला रेशमा का घर खरीदा और उसके नाम भी करवा दिया। इतने बड़े हो गए तुम, फिर मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें जो करना है करो।
युवान इस पर बोलता है, पापा मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। मैंने वही किया जो सही है और अब भी वही करूँगा। मैं जा रहा हूँ, रेशमा को मेरी ज़रूरत है। युवान जाने लगता है पर तभी अदराज उसे रोकने की एक कोशिश करते हुए कहते हैं, क्या लगती है वो तुम्हारी? और भगवान के लिए अब यह मत कहना कि तुम दोस्ती में कर रहे हो। सब और भी दोस्त हैं तुम्हारे, कभी उनके लिए दिल नहीं पिघला तुम्हारा? युवान हैरानी से पीछे मुड़कर अधिराज को देखता है और बोलता है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, और जाने लगता है। अधिराज फिर कहते हैं, वो आकाश से प्यार करते तुम्ही ने बताया ना, तो वो तुम्हारी कभी नहीं होगी। सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें उसके साथ। युवान, आपकी नज़र में सिर्फ एक रिश्ता होता है, मगर मुझे अब इस घुटन में अब नहीं रहना। उसके बाद युवान अपने घर आता है, थोड़ा सामान जो ज़रूरी था उसे लेकर रेशमा को ढूंढने जाता है। वर्तमान अधिराज अपने मन में सोचते हुए, तुम्हें एहसास नहीं था बेटा, पर अब ये जालिम दुनिया तुम्हें एहसास दिलाएगी। और युवान सोचता है, आपको क्या लगता है मैं टूट जाऊंगा? कामिनी सबको खामोश देकर कहती, अरे अब चुप क्यों है? रेशमा सच बता देना सबको, देख अभी सब ठीक हो जाएगा। तेरी चुप्पी तेरे दुख का कारण बन सकती है। रेशमा इस पर बोलती, ये मेरी निजी ज़िंदगी है और इससे आप लोगों को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ज़्यादा है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। युवान उससे कहता है, तुम क्यों जाओगी? हम गलत नहीं है तो क्यों भागते फिरना? बिमला तिरछी नज़र से कहती, ओहो देखो प्रेम तो कैसा झलक रहा है। अरे प्रेम प्रेम किया है तो स्वीकार भी करो। युवान इस पर कहता है, ठीक है। रेशमा युवान की तरफ देख के कहती, युवान रेशमा की आंखों में देखते हुए कहता, मुझे एक मौका दो रेशमा, आज मैं इन सबके सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हारे भी। मैंने क्यों किया सब और क्यों करता हूँ? रेशमा आंखों में आंसू ले युवान को चुप होने का इशारा करते, पर युवान सबकी तरफ मुंह करके बोलता है, आप लोगों के सामने अभी इसी वक्त मैं हमारे रिश्ते की सच्चाई बताता हूँ। और सच्चाई ही क्या, आज आपके सामने इस रिश्ते को नाम देता हूँ। वो मेरी बहन है। युवान उन सभी औरतों को देखते हुए कहता, आप सबने अपने घर में कभी झांक कर देखा है कि आप लोग कैसे हैं? आप सब इस लड़की के चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इतना कुछ सुनने के बाद भी आप लोग अभी तक यही हैं। इससे अच्छा उच्चारण क्या हो सकता है इनके अच्छे चरित्र का? दोस्त हूँ मैं इनका, ये मेरी दोस्त भी है, बहन भी है। और जब ये अपना अधिकार समझ मुझे सही गलत का एहसास कराती है तो मेरी माँ बन जाती है। कौन सा रिश्ता जानना चाहोगे आप हमारा? आप लोगों को सिर्फ नाम चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही नहीं बल्कि पूरी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाऊंगा। रेशमा की आंखों में आंसू हैं। वो युवान की तरफ देखती। युवान अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को देखता है, फिर उसे निकाल कर रेशमा के हाथ में देता और कहता है, याद है रेशमा, ये तुमने मुझे पहनाया था, मगर इसकी ज़रूरत आज है। इसे तुम मुझे आज पहनाओ। रेशमा यूज ब्रेसलेट को देखती है तो युवान कहता, आज से तुम पर उंगली उठाने वाले को पहले मुझसे निपटना होगा। तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा तुम्हारा ये भाई। सब हैरानी से युवान की तरफ देखते। रेशमा अब भी खामोशी से युवान को देखती है। युवान आगे बोलता, रेशमा मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते को किसी नाम या बंधन की ज़रूरत नहीं है, और ये भी जानता हूँ कि जो कुछ भी तुमने जीवन में सहा उसके बाद किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती। तुम किसी रिश्ते को कभी मिक्स नहीं करती और किसी और को दिखाने भर के लिए कभी कोई रिश्ता नहीं बनाओगी। पर आज मेरा फ़ायदा है, ये तुमने हमेशा एक आज मेरा वादा, ये तुमने हमेशा एक बहन की तरह मेरा साथ निभाया, मुझे अच्छे बुरे का फ़र्क समझाया। आज एक रिश्ता तुमसे मांग रहा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं थी, शायद इसलिए कभी किसी लड़की के दर्द को नहीं समझ पाया, पर तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मन करता है कि कैसे तुम्हारे सारे दुख को तुमसे दूर कर दूँ। रेशमा भाव खो जाती है। युवान फिर मुस्कुराते हुए कहता, चलो अब जल्दी से ये बांध दो मुझे, तुम्हें नेक भी तो देना है। रेशमा मुस्कुरा देती है और उसे वो बैंड बांधती है। दोनों को याद आता है वो समय जब रेशमा ने उसे ये बांधा था। युवान अब उन औरतों से कहता है, मेरे हिसाब से आप हमारे घर के मामले में किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं है, और अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। और एक बात कि ये रिश्ता जो मैंने जोड़ा है इसे मैं ताउम्र निभाने वाला हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोगों को कुछ साबित करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं ये काफ़ी समय से चाहता था, ताकि मैं जो भी करूँ उसमें आप या अधिराज की तरफ देखकर कोई और बिन वजह अपनी टांग न अड़ाए। एनीवेज,
आई डोंट केयर। और फिर वो एक गहरी सांस लेता है और रेशमा के अंदर का दरवाज़ा बंद कर देता है। रेशमा अब युवान से कहते हैं, क्यों युवान, आखिर क्यों तुम मुझ पर इतना एहसान कर रहे हो? मैं नहीं चुका पाऊंगी। तुम मेरे बिन कहे मेरे लिए इतना कर जाते हो, मुझे डर लगता है। युवान उसे शांत करते हुए कहता है, किसने कहा है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ। ओके, और अब नो मोर क्वेश्चन। और डर तुम्हें क्यों लगता है? भाई इंसान हूँ और भाई ही बना हूँ, कसाई नहीं। तुम बिना बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो, यह आज व्रत है। रेशमा मुस्कुरा देती है और कहती है कि हाँ। तभी बिल्लू आता है और कहता है, खाना तैयार है। हमको तो पता ही था कि बाहर जो इतना बड़ा नाटक झेलने के बाद सबको भूख लगेगा, तो हमने नाश्ता बना दिया। रेशमा बिल्लू की तरफ देखती है तो वो कहता है, अरे ऐसा क्या देख रहे हो? अरे हम तो जानते हैं कि युवान भैया को बिल्कुल बहन ही तो मानते हैं। अरे सब जानते हैं हम कितना इज्जत करते हैं वो। रेशमा युवान की तरफ देखती है और फिर थैंक्स बोलती है। युवान इस पर कहता है, अरे ये बिल्लू भी ना, मैंने कहा था ना, बहुत बोलता है। चल अब बोलता ही रहेगा या नाश्ता भी कराएगा। बिल्लू हाँ करके चला जाता। रेशमा कहते, मैं आसी को देखती हूँ, बहुत बुरा लग रहा होगा उसको। युवान हाँ कह देता है। रेशमा आवाज़ लगाती है, आसी बेटा। आसी के मन में सवाल थे। वो रेशमा से कहते, मम्मा आप सब लोग आपसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? मम्मा क्या मेरे भी पापा थे? आसी के दिमाग में बहुत सवाल थे, पर शायद रेशमा के पास एक भी जवाब नहीं। मगर रेशमा ये भी जानती थी कि आसी के सवाल पर दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ना लाजमी है, क्योंकि उससे भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आसी अब उसे कहती, आई एम सॉरी मम्मा, आपको बुरा लगा, उदास सा फेस बनाकर। रेशमा फिर उसे कहती, नो बेटा, तुम तो मेरी जान हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत। आसी मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है, पर बेटा तुम्हारे सवालों के जवाब अभी मेरे पास नहीं है, और मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहती। तो बेटा वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। रेशमा की आंखों में फिर आंसू आ जाते बोलते हुए। तो आसी अपने हाथों से आंसू पोंछती और कहती, इट्स ओके मम्मा, आपको जब उत्तर आ जाए आप बता देना, पर आप रो मत। रेशमा उसकी प्यारी सी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तब तक युवान भी आ जाता है, नाश्ता तैयार है। आसी तुम्हें भूख लगी होगी ना? आसी कहती, हाँ अंकल, बहुत भूख लगी। युवान कहता है, तब तो टमी में चूहे कूद रहे होंगे। देखो इतना बोलकर वो आसी को गुदगुदी करने लग जाते हैं। तो आसी हंसने लगती। फिर युवान उसे कहता है, आज से आप अंकल नहीं मामा कहोगी मुझे। आसी कहते, मामा, आप मेरे मामा हो? रेशमा और युवान दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ। फिर आसी खुशी से चिल्लाने लगती, ये मेरे मामा भी हैं। फिर युवान के साथ हाई फाई करती है। दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और रेशमा उन दोनों को देख आकाश को याद करती है। सोचती है, जब तुम आकाश से मिलोगी तो कितना खुश होगी। क्या आकाश से दोबारा मुलाकात होगी? अब तक जब ये नहीं जानती थी कि तुम जिंदा हो, तब तो कैसे खुद को संभाला था ये मैं ही जानती हूँ आकाश। पर अब जब तुम मेरे इतने नज़दीक हो कि भी मुझसे दूर चले गए, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है आकाश। उधर आकाश जब ऑफिस पहुंचता है तो उसने सोचा कि वो आज युवान से बात करेगा। शायद पूरा सच उसी को पता होगा, और वो युवान के बारे में नताशा से पूछता है। नताशा उसे बताते, सर युवान सर तो नहीं आए अभी तक। आकाश इस पर कहता, ओके आ जाए तो उनसे कहना मुझसे मिल ले। अधिराज जी पीछे से आकाश को कहते, वो नहीं आएगा। आकाश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अधिराज जी की आंखें लाल दिखती हैं, जैसे बहुत रोए हैं वो। अधिराज जी फिर अपने केबिन में चले जाते हैं। आकाश को लगता है कि क्या युवान उसकी वजह से नहीं आया है। वो फिर अधिराज जी के केबिन में चाहता है। अधिराज जी उसे कहते हैं, आओ आकाश, सब ठीक? आकाश सब जवाब देता है, यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या हुआ सर, और युवान कहाँ है? अधिराज जी शालीनता से उत्तर देते हैं, वहीं जहाँ तुम्हें होना चाहिए था इस वक्त। आकाश अधिराज की तरफ देखता है तो पूछता है, मतलब मैं समझा नहीं। अधिराज जी कहते हैं, यही तो प्रॉब्लम है कि ना तुम कुछ समझे और ना मैं समझ पाया। आकाश हैरानी से अधिराज की तरफ देखता है। अधिराज जी उसे बताते कि वो रेशमा के साथ है। आकाश को सुनकर बुरा लगता है और वो बहाना लगाते हुए कहता, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, और जाने लगता है। अधिराज, काम तुम्हारा ही है, बहुत सवाल है ना तुम्हारे दिमाग में, समझ सकता हूँ। आकाश रुककर पीछे मुड़ता और कहता है, क्या आपके पास मेरे सवालों के जवाब हैं?
अधराज, यहाँ पर तो अब मेरे ही पास है, तुम्हें चाहिए तो जवाब दो। ये जगह ठीक नहीं, यदि ठीक समझो तो शाम को घर आ जाना। आकाश हाँ में सिर हिला कर चला जाता है। अधराज जी अपने मन में सोचते हैं कि मैं गलत था, पर अब सही भी मैं ही करूँगा। मैं अपने ही बेटे को समझ नहीं पाया। फिर उन्हें सुबह सुबह की बातें याद आती है, वो सब जो युवान ने कहा। मैं अपने बेटे के लिए उस खुशी को ढूंढ रहा था जिससे वो कभी खुश ही नहीं होता। पर अब और नहीं, मैं आकाश को सब सच बताकर उसे और रेशमा को मिलाने में अपने बेटे की मदद करूंगा। शायद इसी बहाने मैं रेशमा के प्रति अपने फर्ज को निभा पाऊंगा। आकाश और अधराज जी दोनों ही शाम होने का इंतजार कर रहे थे। अधराज जी सोच रहे थे कि यदि रेशमा और आकाश साथ हो जाते तो उनका बेटा भी उनके पास लौट आएगा। वहीं आकाश ये सोच रहा था कि क्या वाकई में उसकी समस्या इन सवालों के जवाब से सुलझ जाएगी या फिर और उलझ जाएगी। आकाश शाम होते ही सीधा तिलक बिहार के लिए निकल जाता है। देशना से मिलने के बाद उसने अपने घर रख लिया था रीमा की देखभाल के लिए। आकाश देशना को बताता है कि आज उसे घर लौटने में देर हो जाएगी। आकाश तिलक बिहार यानी अधराज जी के घर पहुंचता है। अधराज जी आकाश का ही इंतजार कर रहे थे। आकाश के लिए वो उनके बॉस थे, मगर इस समय आकाश उनका मान उस तरह नहीं कर पा रहे थे। उसके दिमाग में चल रहे सवाल उसके मन में भी उथल पुथल मचा रहे थे। वो तो उसे ही सच मान रहा था जो अब तक वो जानता था, मगर अब जो उसका दिल महसूस कर रहा था, रेशमा को इतने समय बाद देखकर वो उस माने हुए सच को अब नहीं मान पा रहा था। युवान की बातों ने भी उसके मन में शंका के बादल ला दिए थे। इसी सोच विचार में वो कब अधराज जी के घर पहुंच गया, इसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। अधराज जो आखिर वो पहुंचकर अधराज जी से मिलता है। अधराज जी कहते हैं, आओ आकाश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आकाश कहता, आप किस सच की बात कर रहे थे सर? अधराज जी कहते हैं, आकाश, मैं तुम्हारे मन की दशा समझ सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसी दर्द को महसूस कर रहा हूँ। पर बेटा एक पराई लड़की के लिए अपने बाप को छोड़कर चला गया, और उसे एक बात का अफसोस तक नहीं, इस बात का अफसोस तक नहीं, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं उसे रोक रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जिसे बादल समझ बारिश होने की राह देख रहा है, वो असल में सिर्फ धुआं है। ऐसा नहीं कि मुझे रेशमा से कोई शिकायत थी। बेटी माना था मैंने उसे, और उसकी और युवान की दोस्ती देख उसे बहू बनाने का ख्वाब भी देख चुका था। आकाश ये सब सुन नहीं पा रहा था, पर इस समय धैर्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, अपनी मुट्ठी को भींचे। अधराज जी आगे बोलते हैं, पर जैसे युवान ने मुझे ये बताया कि रेशमा का अतीत तुमसे जुड़ा है, उसका प्यार लौट आया है, मेरे पितृ हृदय पुत्र मोह के पुत्र के दर्द को देख सकने की शक्ति नहीं रख पाया, और मैंने उसे रेशमा को भूल जाने के लिए, उसे उसके हालात पर छोड़ देने के लिए कहा। पर जानते हो मेरे बेटे ने क्या किया? उसने एक पल में मेरी सोच को छोटा बना दिया। उसने ये जता दिया कि एक लड़के और एक लड़की के बीच सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं होता। वो रेशमा को अपनी बहन मानता है, मेरा बच्चा उसे अपनी बहन मानता है। मैं क्यों अपने ही बेटी को नहीं समझ पाया? ये कहते कहते वो रोने लगते हैं। आकाश को सुनकर धक्का लगता है, फिर वो खुद को संभाल कर कहता है, ये क्या? रेशमा की शादी नहीं हुई, उसकी बच्ची। अधराज जी कहते हैं, वो बच्ची उसकी बहन की है। आकाश मन में कहता है, आंचल देखिए बेटी। कुछ देर बाद अधराज जी के घर से निकलते हुए आकाश वापस परेशान सा वापस आ रहा था। वहाँ से लौटते हुए वो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में बैठे बैठे उसके दिमाग में अधराज जी की बातें गूंज रही थी। अधराज जी ने उसे सब बताया, आंचल की मौत, अजय का अपने बेटी को अपनाने से इनकार, रेशमा का उस बच्चे को अपनाना, कोर्ट से उसकी स्टडी लेना, आसी का नाम देना, आकाश की मौत की खबर, उसे रेशमा के पिता का निधन, सब कुछ एक एक बात आकाश को चोट पहुंचा रहे थे। वो सोच रहा था, इतना सब कुछ सहा रेशमा ने अकेले, बिना किसी से शिकायत के, और बदले में उसे क्या मिला? आकाश की रुसवाई। आकाश का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो गाड़ी को बीच सड़क पर ही रोक कर वहीं बीच में बैठ गया। उसके पास से गाड़ियां गुजर रही थी। गाड़ी की आवाज़, लोगों का चिल्लाना उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सुनाई दे रही थी तो रेशमा की दर्द भरी सिसकियाँ। उसका मन किया कि एक पल में वो रेशमा के पास पहुंच जाए। वो जोर से चिल्लाते हुए चिल्लाता है, रोते हुए चिल्लाता है, रेशमा। अधराज जी उसे बताया कि उसकी नौकरी मुंबई में ही लगी थी। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर जब उसके ही शहर में उसका कोई नहीं था तो उसे डर लग रहा था कि कहीं ये शायद
उसका एकमात्र सहारा आशी को उससे ना छीन ले। उसने मुंबई छोड़ने का फैसला ले लिया और कंपनी में इस्तीफा दे दिया। पर तुम्हें तो पता युवान अक्सर ही मुंबई जाता था। रेशमा की ट्रेनिंग बेंगलोर में यही हुई थी तो युवान से उसकी दोस्ती हो गई। युवान को तो तुम जानते ही हो, मस्त मौला लड़का है वो, हरदम हंसते हंसाने वाला। पता नहीं उसने रेशमा के अंदर क्या देखा कि उसके दर्द को उसने अपना बना लिया। उसने मुझे बताया कि रेशमा ने इस्तीफा दे दिया है और कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। उस लड़की को तो मैं पहले ही जान गया था और उसके काम ने मेरा दिल जीत लिया था। युवान के कहने पर मैंने उसका ट्रांसफ़र इसी शहर करा लिया। कंपनी की तरफ से उसे घर दिलवाया। बहुत स्वाभिमानी है वो। अपना दर्द बांटने में उसे वक्त लगा, पर मुझे और बेटे को अपना परिवार समझने में उसे देर नहीं की। और फिर एक दिन जब ऑफिस में किसी ने उससे उसकी शादी को लेकर उससे पूछा और आशी को उसके साथ देखा होगा तो बहुत रोई थी वो डर गई थी कि कैसे ज़माने को जवाब देती रहेगी वो। तब उसने अपनी कहानी हम दोनों को सुनाई थी, धीरे धीरे ही, पर अपने अच्छे स्वभाव से उसने आखिर इस कंपनी में अपनी जगह बना ही ली थी। प्रमोशन और गाड़ी उसे यहीं से मिली थी। वक्त बीतता गया और यूवी गोवा वाले प्रोजेक्ट में बिजी हो गया था। पर जब रेशमा ने एनुअल डे वाले दिन रिजाइन देने का फ़ैसला लिया, प्रमोशन के बाद, वो एक पिता की हैसियत से मैंने खुद उसे यूवी के पास भेज दिया। पर जब यूवी ने मुझे बताया कि रेशमा जिससे प्यार करती थी वो तुम हो, तो मुझे लगा मेरा बेटा टूट जाएगा, वो अकेला हो जाएगा, और मैंने उसे दूर जाने के लिए कहा। लेकिन मैं गलत था। उसने मुझे छोड़ दिया पर रेशमा का साथ निभाया। आज जब उसने सबके सामने उसे अपनी बहन बताया तो मुझे खुद पर शर्म आई। भूल गया था कि दुनिया में और भी रिश्ते होते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने इंसानियत निभाई। कुछ देर रोने के बाद आकाश खुद से कहता, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि जैसे रीमा मेरी बेटी है वैसी आशी उसकी बेटी हो सकती है। उसने तो मुझसे नफ़रत नहीं की, फिर मैंने क्यों? बस अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुमने, अब और नहीं। आकाश अपने घर जाता है तो वहाँ उसकी माँ शारदा देवी जी आई होती हैं और वो आकाश को डांटती है और कहती है, माँ से तो दूर हो ही गया था, अब बेटी को भी अकेला छोड़ देता है। अरे ये कोई वक्त है आने का। आकाश बिना कुछ कहे अंदर कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रीमा आकाश के पास आती है और कहती है, पापा आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मैं अपने न्यू स्कूल में एक लड़की से मिली थी। वो बहुत अच्छी थी, अपना खाना भी शेयर करती थी वो मेरे साथ। वो आज नहीं आई थी। आकाश जो पहले ही परेशान था वो कहता है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसको कुछ काम होगा। रीमा अब कहती है, नो पापा, मैंने अनु आंटी से बोला था, उन्होंने बताया कि वो कल ही यहाँ से चली गई अपने मम्मा के साथ। आकाश पूछता है, क्या नाम था उस लड़की का? रीमा बताती है, आशी। पापा मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ, वो मुझे बिना बताए चली गई, मुझसे मिली भी नहीं, मुझे दीदी बोलती थी और मुझे बताया भी नहीं। आकाश आशी का नाम सुनकर चौंक जाता है, फिर कहता है, आपको उसकी याद आ रही है? आप मिलोगे उससे? रीमा इस पर कहती, मिलना तो चाहती हूँ पर कैसे मिलूँ, मुझे तो पता भी नहीं कहाँ है वो। आकाश इस पर कहता है, मेरी बेटी कुछ चाहे और वो पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है। रीमा कहते, ओ पापा आई लव यू, देखना मैं जब उससे मिलूँगी तो बहुत डांटूंगी उसे। आकाश फिर उसे कहते हैं, ओके बट मैं थक गया हूँ, आप खाना खाकर सो जाओ। रीमा अपनी डॉल को लेकर चली जाती है। शारदा जी दरवाजे से आकर देखती है और समझ जाती है कि आकाश आज परेशान है। वो वापस अपने कमरे में जाती है और सोचने लगती है कि आकाश आज क्यों दुखी हो सकता है। उधर रेशमा आज काफ़ी जगह इंटरव्यू देकर आई थी मगर कहीं भी बात नहीं बनी। युवान उसे हिम्मत देता है। आशी रीमा को बहुत याद करती है। युवान के पास उसके दोस्त करण का फ़ोन आता है जो उसे शिविका की बर्थडे पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। युवान पहले तो उसे मना करता है कि वो वहाँ नहीं आ सकता, पर करण के जोर देने पर वो उसे कहता है एक्चुअली वो यहाँ किसी के साथ और उन्हें अकेले छोड़ के नहीं आ सकता। इस पर करण उसे सुझाव देता है कि वो जिसकी बात कर रहा है उसे भी अपने साथ लेकर आ जाए। युवान को सोचकर हाँ कर देता है। युवान अब रेशमा को अपने दोस्त करण के बारे में बताता है और बताता है कि उसने उन सबको पार्टी में इनवाइट किया है। युवान रेशमा को साथ चलने के लिए कहता है। रेशमा युवान से कहती है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ युवान,
तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें जाना चाहिए। डोंट वरी, हम ठीक है। मगर युवान इनकार करते हुए कहता है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और अगर मैं नहीं गया तो करण तो जो सुनाएगा सो सुनाएगा, बट उसकी बहन मुझे नहीं छोड़ेगी। आसी हंसने लग जाती और कहती, मामू आप उनसे डरते हो? युवान कहता, डरना पड़ता है, तुम अभी नहीं समझोगी। आसी अपनी मम्मा को समझाना चलने के लिए। आसी फिर रेशमा से कहती है, मम्मा चलो ना, मामू की बात मान जाओ ना। थोड़ी जिद के बाद आखिर रेशमा आसी के साथ चलने के लिए मान जाती है। अक्सर इंसान अपनी सफलता ना कामियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार समझ लेता है। वो सोचता है कि उसके साथ जो भी गलत हो रहा है वो किसी और का जानबूझकर बिछाया जाल है, जबकि वो ये भूल जाता है कि अक्सर परिस्थिति या फिर स्वयं को अपने हालातों का जिम्मेदार होता है। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अपने प्यार को किसी और का समझ उसे प्रेम में मिली असफलता के लिए अपने प्रेम को ही कसूरवार ठहरा दिया और नफरत कर बैठा रेशमा से। और आज जब सच जाना तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो अपने कमरे की लाइट बंद कर खामोशी से वो याद कर रहा था अपने अतीत को जिससे ने उसकी सांसें तो लौटा दी थी, पर उससे बहुत कुछ छीन लिया था। फ्लैशबैक। बहुत खुश था आकाश उस दिन। हल्दी मेहंदी की रस्में, नाते रिश्तेदारों से भरा पूरा घर, मंगल गीतों की गूंज, सब कुछ कितना हर्षोल्लास से भरा था। आकाश का जब फ़ोन बजता तो उसकी बहनें उसको मजाक में बहुत तंग कर रही थी। उफ, वो भाभी को लगता है बहुत याद आ रही है। पर अब बात शादी के बाद, आखिर कल तो हमारा भाई ही पराया हो जाएगा। रेशमा के बहुत करने पर भी कि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी। आकाश की बहनों को लगा कि वो बात करने का बहाना बना रही हैं और फ़ोन बंद करके अपने पास रख लिया। वो मौका ही ऐसा था कि आकाश विरोध कर ही नहीं पाया। पर दोपहर बाद जब आकाश को अपने दोस्त विहान को लाने जाना था, तब जाकर उसे अपना फ़ोन मिला। उसने फ़ोन देखा तो 25 मिस कॉल थी रेशमा की। घर से फ़ोन करता तो फिर समस्या हो सकती थी, इसलिए सोचा था रास्ते में ही कर लूँगा बात। पर विहान का फ़ोन आया। विहान उसे, अरे यार, कम से कम फ़ोन तो ऑन कर रख कर बुला के गायब हो ही गया। आकाश इस पे उसे कहता है, अरे नहीं यार, ये सीमा और मंजू आकाश की कजिन है ना, फ़ोन अपने पास रख लिया था ताकि रेशमा से बात न करूं। विहान अब कहता, ओफो, तो ये बात है, फिर तो अच्छा ही हुआ। चल अब गुंजन और रिंकी वेट कर रही, एड्रेस भेज दे, नहीं आ सकता तो। आकाश इस पर कहता है, नहीं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुक जा, तू भाभी और रिंकी से कह दे मैं जल्दी आ रहा हूँ। विहान हंसते हुए कहता है, आ जा। आकाश ने शारदा जी को नहीं बताया था क्योंकि वो फिर उसे जाने नहीं देती, और आकाश सोच रहा था कि ज़रूर रेशमा परेशान है, इसलिए उससे बात करके ही वापस आऊँगा। वो तुरंत गाड़ी फुर्ती से भगाता है। तब तक रेशमा का फ़ोन फिर बजता है, पर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ठीक से बात नहीं हो पाती। आकाश रेशमा को बताता है कि वो विहान को लाने जा रहा है और पूछता है कि क्या बात है, कोई सीरियस बात है तो वो दोस्त के साथ सीधा वहीं आ जाएगा। पर आवाज़ ब्रेक होने की वजह से रेशमा पूरी बात नहीं सुन पाती और फ़ोन कट जाता है। लौटते वक्त विहान और गुंजन आकाश के बहुत मज़े लेते हैं। तब आकाश विहान को बताता है कि शायद रेशमा कुछ परेशान है, और वो उन्हें सुबह से आ रहे फ़ोन के बारे में बताता है, जिस पर विहान भी उसे पहले रेशमा से मिलने की बात कहता है। गाड़ी हाईवे की तरफ से गुजरती पीछे से आ रहे ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी टक्कर गाड़ी से होती है। गाड़ी पलटने लगती है, पर शीशा टूटने की वजह से रिंकी इसी चक्कर में बाहर गिर जाती है और गाड़ी खाई में एक पेड़ पर लटक जाती है। आकाश भी बुरी तरह जख्मी होता है, पर वो रिंकी को बचाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे तैसे पेड़ का सहारा लेकर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो जैसे पेड़ पर लटकता है, गाड़ी खाई में गिर जाती है, पर हिम्मत करके वो ऊपर आता है तो रिंकी को बेहोश देखता है। तो वो उसे गोद में लिए थोड़ी दूर तक चलता है, पर बेहोश हो जाता है। पर किसी ने मदद कर उन दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया और उनसे ही उस वक्त के इलाज का खर्च भी दिया था। करीब 3 दिन तक आकाश की हालत काफ़ी नाजुक रही थी। 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने रेशमा के बारे में पूछा। अस्पताल वालों ने आकाश के घर सूचना दी। आकाश की हालत तब भी काफ़ी नाजुक थी। आकाश की माँ ने ही रिंकी को संभाला। 7 दिन बाद जब आकाश ने अपनी माँ से रेशमा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो रेशमा को बताना ही भूल गई कि तुम मिल गए हो।
उन्होंने बताया कि किस तरह रेशमा आकाश की मौत से टूट गई थी। आकाश ने सोचा कि पूरी तरह ठीक हो जाने पर वो रेशमा को सरप्राइज़ देगा, पर बहुत पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेशमा के पिता की तबीयत खराब होने के कारण वो अक्सर घर से बाहर ही रहती थी, जिसके कारण आकाश रेशमा से नहीं मिल पाया। आस पड़ोस के लोगों ने से कुछ पूछा, उसे उसने उसे मुनासिब नहीं लगा। सालू भाभी को भी कुछ पता नहीं था कि रेशमा कहाँ है। वो बहुत परेशान रहने लगा। उसे लगा कि रेशमा ने कभी उसकी माँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की। 1 महीना बीत गया इसी कशमकश में, और फिर एक दिन उसने रेशमा को एक लड़के के साथ कोर्ट में देखा। आकाश रिंकी को कानूनी तौर पर एडॉप्ट करने आया था और वो वहाँ सारी कार्रवाई करवा चुका था। रिंकी का नाम उसने रीमा रखा। रेशमा को देख वो बहुत उत्साहित हो गया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि एक बच्चे को रेशमा की गोद में देख वो रुक गया। उसने बाहर खड़े चपरासी से पूछा तो उसने बोला कि अरे साहब, यहाँ तो हर तरीके का आदमी आता है। कोई शादी बनाने तो किसी को तलाक करवाना होता है, हम किस किस पर खबर रखें। आकाश का मन आशंकाओं से भर गया और वही चुप कर खड़ा हो गया। किसी बात पर रेशमा वहाँ हंसने लगी थी। ये देखकर उसे यकीन हो चला कि रेशमा ने उसे धोखा दिया है और वो बिना उस इंसान को देखे जिससे रेशमा बात कर रही थी वहीं से गुस्से में चला जाता है। बस तब से वो अपने दिल में नफरत लिए जी रहा था। आकाश की आंखों में दर्द झलक रहा था। आंसू ने उसकी आंख के कोरे भिगो दिए थे। शारदा जी रीमा को सुलाने के बाद आकाश के पास आते हैं। उसे यूँ बेचैन देख परेशान होती है। तब आकाश शारदा जी को सच्चाई बताता है। शारदा जी उसे शांत करती है। आकाश अपना सर उनकी गोद में रखता है। बहुत समय के बाद आकाश ने अपनी माँ से बात की थी। हालातों ने माँ बेटे के बीच दूरी ला दी थी। आकाश की बातों ने शारदा जी सोच में पड़ जाती है। वो खुद से कहते एक बार फिर उस लड़की की वजह से मेरा बेटा तकलीफ़ में है। दूर रहकर भी ये लड़की मेरे बेटे के जहन से नहीं निकली। अगले दिन रेशमा युवान के साथ जाने के लिए तैयार होती है। आसी को भी बहुत सुंदर तैयार किया था उसने, और खुद नीली सिल्क साड़ी पहनी और बालों का प्यारा सा साइड जूड़ा बनाया। आंखों पर काजल और मस्कारा उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। जब वो युवान के सामने आते तो युवान मुस्कुरा देता और आसी कहते वाह मम्मा, आप कितनी प्रीटी लग रहे हो। युवान कहता है कहर ढा रही हो आज पार्टी की शान तो तुम ही लगोगी। रेशमा मुस्कुरा देती है। करण का घर किसी महल से कम नहीं लगता। एक बड़ा सा बंगला टाइप घर था। वो करण की बहन शिविका के 25वें जन्मदिन की पार्टी रखी थी। ये शिविका 2 भाइयों करण और कुणाल की लाडली छोटी बहन। दोनों भाई जान छिड़कते थे उस पर। घर की साज सज्जा उसे और भी आलीशान बना रहे थे। शिविका अखिलेश जी से कहती पापा देखो ना, करण भाई को सुबह से परेशान कर रहे हैं मुझे। अखिलेश जी करण की तरफ देखकर कहते हैं कि गया है, क्या बात है करण। करण तब कहता है मैं नहीं पापा, ये ही पागल है। तब से पूछे जा रही है मेरे लिए क्या सरप्राइज है, बताओ ना क्या लाए, क्या छुपा रहे हो मुझसे। अब ये पार्टी दे रहे हैं, कम है क्या। शिविका चिढ़ते हुए कहती है पापा देखो ना, और मिला अखिलेश जी से कहते ओफो, आप भी कहाँ बच्चों में लग गए। इन लोगों का तो यही चलता रहेगा, मेहमान आते ही होंगे, आप तैयार हो जाइए। अखिलेश जी करण को समझाते हुए कहते आज तो मत छेड़ उसे, आज इसका बर्थडे है। कुणाल अखिलेश जी से कहता है पापा आप जाइए, मैं देखता हूँ करण को, और करण के सिर पर प्यार से मारता है। अखिलेश जी चले जाते हैं। कुणाल अब करण से कहता है क्या बात है करण। करण इस पर उन्हें कहता है कुछ नहीं भाई, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, और दरवाजे की तरफ देखने लगता है। शिविका इस पर कहती करण भाई क्या कोई आने वाला है। करण इस पर कहता है मैंने कहा ना मुझे दुखी मत कर, और जाने लगता है। कुणाल अब कहता है रुक करण, क्या छुपा रहा है। करण रुकते हुए जवाब देता कुछ नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं। कुणाल इस पर कहता है शिवी तो छोड़ उसे, तू आ मेरे साथ, तुझे कुछ देना है। शिविका करण को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है, और करण सोचता है करण बेटा तो तुझे शिविके के सामने आने से खुद को रोकना होगा, वरना ये ऐसे ही तुझे दुखी करती रहेगी और तेरे प्लान का सत्यानाश हो जाएगा। करण शिविका को एक गिफ्ट बॉक्स देता और कहता है हैप्पी बर्थडे शिवू। शिविका इस पर कहती है ये मेरे लिए, थैंक यू भाई, और खुशी से गिफ्ट खोलती है। एक बहुत प्यारी सी ड्रेस थी उसमें, जिसे देखते ही वो कुणाल के गले लगाती है। वाह भाई, आपको याद था ये ड्रेस मुझे कितनी पसंद थी।
कुणाल इस पे कहता है मेरी बहन को जो पसंद आए वो उसे ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? शिविका खुशी से मुस्कुरा देती है और कहती आई लव यू भाई, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। कुणाल पूछता है और करण? शिविका अब कुणाल से दूर होती है और कहती है नाम मत लो उनका, सुबह से विश तक नहीं किया उन्होंने मुझे। मैं जा रही हूँ रेडी होने, आखिर ये पार्टी मेरे लिए है तो आई हैव टू लुक परफेक्ट बिकॉज आई एम द बेस्ट। वो कमरे से बाहर निकलती है कि सुनिधि अंदर आ रहे होते। शिविका उन्हें इग्नोर कर जाने लगती है। सुनिधि उसे कहती हैप्पी बर्थडे शिविकास, आई विश कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। शिविका इस पे कहती है मेरी खुशी कि तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं, और प्लीज़ मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ये जो तुम स्वीट और केयरिंग होने का नाटक करती हो ना, इसे कुणाल भाई इम्प्रेस होते होंगे, मैं नहीं होने वाली। सो मेरे सामने दिखावा तो करा भी मत करो। और वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुन सुनिधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंदर आती है। कुणाल अब सुनिधि से कहता है सुनिधि मेरी ब्लू जैकेट नहीं मिल रही, जरा देखना। सुनिधि भर्राए गले से कहती हाँ अभी देखती हूँ। कुणाल सुनिधि की तरफ देखता है, उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है। सुनिधि से पूछता है क्या हुआ? सुनिधि कहती है कुछ भी तो नहीं, हटिए मैं ढूंढती हूँ। कुणाल उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाता है और कहता है वो मैं ढूंढ लूँगा, तुम बताओ क्या हुआ। सुनिधि उसकी तरफ देखती है तो कुणाल कहता है शिवू क्या शिविका ने तुमसे कुछ कहा? मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। सुनिधि उसे रोक देती है, अब आप रहने दीजिए प्लीज़, खामा इस घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, घर में पार्टी है, आप अपना मूड ख़राब मत कीजिए, बच्ची है वो नाराज़ है मुझसे। कुणाल इस पर कहता है पता नहीं कब ख़त्म होगा गुस्सा उसका। सुनिधि उसे कहती है होगा, ज़रूर होगा, और जब होगा ना तब वो आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करेगी देखना। कुणाल उसे प्यार से थैंक यू कहता है। सुनिधि अब कहती चलिए अब मैं आपको जैकेट ढूंढ देती हूँ। उधर घर में मेहमान आने लगते हैं पर करण परेशान सा घूम रहा था। कुणाल जब उसे यूँ देखता है तो उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और कहता है क्या बात है करण? करण अब कहता है कुछ भी तो नहीं भाई। कुणाल अब उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है देख तुझे पता है कि तू मुझसे कुछ नहीं छिपा सकता, तो बात क्या है बता। करण इस पर उसे बताता है कि भाई वो मैंने युवान को भी इनवाइट किया है। कुणाल खुश होकर पूछता है क्या? तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आई एम श्योर शिविका बहुत खुश होगी। करण इस पर बोलता है हाँ पर। कुणाल उसे परेशान देख पूछता है पर क्या करण? करण उसे अब बताता है वो अपने साथ अपनी किसी खास को लाने वाला है। कुणाल सोचते हुए कहता है खास किसको लाने वाला है? करण इस पर उससे बोलता है यही तो नहीं बताया, कहीं कोई लड़की। भाई अगर ऐसा हुआ तो शिविका का दिल टूट जाएगा। शिविका के कुछ दोस्त आ गए थे, शिविका भी वहाँ आ जाती। शिविका बहुत सुंदर लगती है, रेड वेलवेट गाउन विद ब्लैक स्ट्रिप्स में हेयर जुड़ा उसके ऊपर खूब भप रहा था। सभी शिविका की तारीफ कर रहे थे और शिविका भी अपने लुक पर इतरा रही थी। आखिर आज उसका ही दिन था। करण सोचता है कि युवान कहाँ रह गया, पता नहीं वो आ भी रहा है या नहीं। उसकी नज़र दरवाजे पर जाती तभी रेशमा, आसी और युवान अंदर आते हैं। आसी गिरने को होती है तो दोनों उसे संभाल लेते हैं और आसी का एक हाथ पकड़े रेशमा और दूसरा हाथ युवान पकड़कर अंदर आते हैं। करण रेशमा को देखता रह जाता है और कुणाल उन तीनों को यूँ देखता है। कुणाल खुद से कहता है युवान। युवान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है तो कुणाल करण को कहता है चल करण, लगता है तेरा शक सही था, वैसे मुझे शिविका के लिए बहुत बुरा लग रहा है पर तू चल। तो करण अब भी रेशमा की तरफ देखता है और कहता है बुरा तो मुझे भी लग रहा है, क्या किस्मत पाई युवान ने, क्या कोई इतना भी खूबसूरत लग सकता है। कुणाल को करण के कहे शब्द समझ नहीं आते, वो पूछता है क्या? करण इस पर कहता है कुछ नहीं, चल। दोनों नज़दीक आते हैं तो करण युवान आंखें कसकर गले लगता है और रेशमा को अब भी देखता रहता है। रेशमा के चेहरे की सादगी करण को पहली ही नज़र में भा जाती है और करण उसमें इतना खो जाता है कि वो युवान को छोड़ता ही नहीं, वो वैसे ही गले लगाए रहता है। युवान करण को यूँ देर तक गले लगे देख हैरान होता है और कहता है करण मेरे यार क्या हो गया तुझे? मुझे नहीं पता था मेरी जुदाई में तेरा ये हाल हो जाएगा। पर करण उसे कुछ सुनाए दे तब ना, वो तो अपनी ही धुन में घूम था, उसके कानों को सुनाई नहीं दे रहा था एक ही गाना, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं।
और यही गाना बज रहा था पार्टी में भी। उसे यूँ देख कुणाल खांसता और कहता है, करण हम भी हैं लाइन में, युवान को सबसे मिलना है और अभी है वो यहाँ की रात बाहों में ही गुजारनी है। वो करण के कंधे पर हाथ रखता है और सभी हंसने लगते हैं। तब करण दूर होता है और जीप जाता है, उसे अजीब लगने लगता है। युवान भी मजाक उड़ाते हुए कहता, देख करण, मुझे नहीं पता था तू ऐसा निकलेगा, अब तो डर लगने लगा है मुझे यार। सब अब भी हंस रहे हैं। युवान कुणाल के गले लगता और कहता है, कैसे हो कुणाल भाई। कुणाल इस पर मुस्कुरा कर कहता, मैं तो अच्छा हूँ पर कोई लगता है बहुत अच्छा है। युवान करण को देख हंसने लगता। फिर युवान अखिलेश और उर्मिला के पैर छू आशीर्वाद लेता, जिस पर उर्मिला कहती है, कितने वक्त बाद मिल रहे हो, हमारी याद नहीं आती ना। युवान इस पर कहता है, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, बस काम में कुछ यूं ही उलझ गया था। कुणाल और सुनिधि का बेटा मोश वहाँ आ जाता और आसी को देख करण से कहता, ये कौन है। आसी कहती, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मैं लड़की हूँ। मोश इस पर बोलता है, वो तो दिख ही रहा है, मैं तो तुम्हारा नाम पूछ रहा था। आसी भी उसको उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहती, तुमने ऐसे तो नहीं कहा, फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है आसी। मोक्ष इस पर कहते हंसते हुए कहता है, ये कैसा नाम है। आसी इस पर कहते, तुम्हारा नाम क्या है। मोक्ष अब जवाब देता है, मोक्ष खन्ना। आसी उसके नाम का मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या गन्ना। मोक्ष गिरते हुए कहता, गन्ना नहीं खन्ना। रेशमा आसी को चुप कराती तो मोक्ष कहता, आसी चलो मैं तुम्हें अपने टॉयज दिखाता हूँ। आसी रेशमा की तरफ देखते, रेशमा सिर हिला उसे इजाज़त देते तो आसी कहती, चलो, और वो चले जाते हैं। तब तक शिविका आकर युवान के गले लगती और कहती, हाय युवी, आई मिस्ड यू सो मच। कुणाल अब उसे कहता है, हाँ पर करण से ज़्यादा नहीं। शिविका बोलती है, कुणाल भाई आप बस भी करिए, करण भाई ऑलरेडी इतना शर्मा रहे हैं। सब मुस्कुरा देते। युवान शिविका को बर्थडे विश करता और रेशमा से कहता, ये शिविका है बर्थडे गर्ल। शिविका बोलती है, और युवान की बेस्ट फ्रेंड। रेशमा मुस्कुराती और शिविका को हैप्पी बर्थडे शिविका। फिर उसे गिफ्ट देती है। शिविका थैंक यू बोलकर उस गिफ्ट को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, फिर कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी, और अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेती है, जिससे वो नीचे गिर जाता। शिविका फिर कहती है, उफ सॉरी अंकित, नौकर जरा इसे रखवा दो प्लीज़। रेशमा को ये अजीब लगता है। फिर कुणाल बात बदल युवान से कहता है, ये है वो खास शख्स। युवान कहता है, हाँ ये है रेशमा, और रेशमा ये कुणाल भाई, और करण को तुमने देख ही लिया, मेरा बचपन का दोस्त है ये। और फिर उर्मिला और अखिलेश जिससे परिचय कराता है। रेशमा उनको ग्रीट करते तो शिविका कहती है, युवी चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाते हूँ। फिर रेशमा से कहती है, कौन, कैन यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। यस। रेशमा मुस्कुरा कर कहती है, ये श्योर। कुणाल रेशमा की तरफ देखते हुए कहता है, वो बहुत दिनों बाद मिले हैं ना दोनों, तो इसलिए थोड़ा सा। शिविका के बिहाफ में आई एम सॉरी। रेशमा इस पर बोलती है, नो इट्स ओके, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। उर्मिला कुणाल से पूछती है, कुनो बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। कुणाल इस पर कहता है, मैं देखता हूँ, और करण की तरफ देख कहता है, करण इनका ख्याल रखना। करण बोलता है, जी भाई। कुछ देर दोनों ही खामोश रहते तो उर्मिला कहती है, इधर आओ रेशमा। रेशमा उधर जाती हैं तो दोनों बातें करने लगते हैं। अखिलेश जी और मेहमानों से मिलते हैं। करण उन दोनों को बातें करता देख खुश होता है, पर फिर उसे युवान से जलन होने लगती है। वो अपने मन में कहता है, काश युवान की जगह मैं होता, कितना लकी है वो। उधर कुणाल सुनिधि के पास जाता है तो सुनिधि अपने कमरे में टहल रही थी। उसे यूँ देख कुणाल कहता है, तुम नीचे हॉल में क्यों नहीं आ रही, यहाँ क्या कर रही हो। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कहानी में कुछ गलतियाँ हो गई हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।